हेलो स्टूडेंट्स। उस दिन हमने बात की थी आपके भोजन के बारे में और संतुलित आहार पर चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं कि संतुलित आहार जो हमारा था उसकी कमी से होने वाली किस तरीके के रोग हैं, उसको हमें सही रूप में सेवन ना करने से क्या क्या हमें परेशानियां होती हैं। तो सबसे पहले जो संतुलित भोजन नहीं होता है उसके अभाव में जो रोग होते हैं उन तो हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस अर्थात हीनता जन्य रोग, क्योंकि ये रोग जो हैं आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन जैसे पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, जिसमें मुख्यतः हैं क्वासरकोर, स्कर्वी, मेरेस्मस, गलाघंड, घेंघा, रिकेट्स, बेरीबेरी, पेलाग्रा आदि। तो जब हमें भोजन की कमी होती है तो उसे हम कहते हैं मल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण। तो अपर्याप्त और असंतुलित भोजन के कारण शरीर में कमी आ जाना जो है वो कुपोषण कहलाता है। कुपोषण किसी भी व्यक्ति को रोगी अथवा कमजोर बना देगा और बच्चों में कुपोषण का प्रभाव बहुत अधिक होता है। अगर बच्चों को संतुलित भोजन नहीं दिया जाएगा तो वे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे और बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो रुक जाएगा, जिसमें कई सारे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। बच्चे के शरीर की वृद्धि रुक जाती है, बच्चे का भार और ऊंचाई कम रह जाती है, बच्चे का आकार बौना हो जाता है, बच्चा कमजोर हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो है क्वासरकोर रोग, जो कमी से होता है। ये रोग जो है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। जब आहार में प्रोटीन की कमी होती है तो बच्चों को ये रोग होता है और बच्चे को माँ का दूध भी भरपूर नहीं मिलता है, तब इस रोग से बच्चे ज़्यादातर ग्रसित हो जाते हैं। इस रोग के जो लक्षण हैं वो ये है कि उनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो चटक जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, बच्चे का पेट फूल जाता है, तो बच्चे के पैरों में सूजन आ जाती है। दूसरा हमारा रोग था मेरेस्मस। ये रोग अपर्याप्त भोजन के कारण होता है। इस रोग को भी सूखा रोग कहा जाता है। ये रोग 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होता है और इसका कारण 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को माँ का दूध जो है वो छुड़वा देने से होता है। तो माँ के दूध को छोड़ देने से बच्चे में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो तीनों की कमी हो जाती है और बच्चों को पौष्टिक आहार जो है वो कम मिलने से ये रोग हो जाता है, जिसके लक्षण मुख्यतः ये हैं कि बच्चों में पेशीय क्षय होता है, बच्चा दुबला हो जाता है, बच्चे की शरीर की त्वचा जो है वो ढीली होकर लटक जाती है, साथ ही साथ बच्चे के शरीर का भार जो है वो तेजी से कम हो जाता है। तीसरी जो कमी है वो है रोग जो है वो है मिनरल की कमी से होने वाला रोग, जिसे हम कहते हैं घेंघा रोग या गलघंड। इस रोग में जल में किसी खनिज की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग को हम स्थानिक रोग कहते हैं। ये किसी भी देश के विशेष क्षेत्र में लगातार बने रहते हैं और घेंघा जो है वो एक स्थानिक रोग है। ये रोग अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, वहाँ पर मिट्टी तथा जल में आयोडीन की कमी होती है। मनुष्य की गर्दन जो है उसमें स्थित थायराइड ग्रंथि का आकार असामान्य रूप से बढ़ने लगता है, जिसको ही हम घेंघा रोग कहते हैं। तो ये शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में व्यक्ति की गर्दन फूलकर मोटी हो जाती है। इस रोग की रोकथाम करने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट रोग है हमारा रिकेट्स। ये रोग जो है इसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं। ये बच्चों में होने वाला एक अभाव जनित रोग है जो इनके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अभाव के कारण होता है। इसकी कमी के कारण बच्चे की हड्डी जो है वो मुलायम रह जाती हैं, जिससे वे आसानी से मुड़ जाती हैं और इस रोग के द्वारा बच्चे की हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इसमें जो मुख्य लक्षण हैं वो ये हैं कि टांगे मुड़कर धनुष जैसी हो जाती हैं, छाती सिकुड़ जाती है, हड्डियों में पीड़ा रहती है, दर्द रहता है, दांतों में क्षय हो जाता है। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं रोगों की। ये तो हमारे कुछ पोषक आहार से संबंधित रोग थे। इसके अलावा भी हम कई सारे अन्य रोगों की बात करते हैं। तो रोग जो होता है वो जब मनुष्य स्वस्थ नहीं होता है तो उसे हम रोगी कहते हैं। तो अर्थात जो हेल्थ है, हमारी स्वास्थ्य है, उससे यही मतलब है कि शरीर के सभी तंत्रों का सुचारू रूप से कार्य करना,
शरीर या शरीर के किसी भाग की वह अवस्था जब वो भाग ठीक से कार्य ना करे तो वो हमारी अवस्था जो है वो रोग की अवस्था कहलाती है। इस तरीके से जब हम रोग के प्रकार की बात करते हैं तो रोगों को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा है असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तीसरा है आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं संक्रामक रोग की, इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज। ये रोग जो हैं वो उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जिनके द्वारा शरीर में पहुंचने से इन्फेक्शन होता है और शरीर में इन सूक्ष्म जीवों के पहुंच जाने के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज या संक्रामक रोग कहते हैं। ये रोग जो हैं, इसके जो लक्षण हैं वो ये हैं कि ये रोग सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संचारित हो जाते हैं। प्रत्येक संक्रामक रोग की जो पहली दशा होती है वो उद्भवन काल होती है और ज्वर या तापक्रम का बढ़ना अर्थात बुखार आना इस का पहला लक्षण है। इस रोग की अगर हम बात करें कि संक्रमण को रोकने के लिए बात करें तो हमें इस तरीके के संक्रामक रोगों की सूचना चिकित्सा अधिकारी को देनी चाहिए। रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। टीका और सुई से कई रोगों को फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही साथ रोगी के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को निसंक्रमित करना चाहिए। इस क्रम में हमारा जो पहला रोग है वो है मीजल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खसरा। ये संक्रामक रोगों में से खसरा जो है उससे सर्वाधिक बालक ग्रसित होते हैं। इसका उद्भवन काल जो है वो 7 से 14 दिन का है। इसमें जुखाम और सरदर्द इस रोग के प्राथमिक लक्षण हैं। साथ ही साथ खांसी, छींक और नाक और आंख से पानी बहना, गले और नाक में सूजन होना और इस रोग में छोटे छोटे से दाने जो हैं वो शरीर पर निकल आते हैं। इसके उपचार की जब हम बात करते हैं तो बालक को स्वच्छ और हवादार कक्ष में रखना चाहिए। रोगी में अगर तीव्र खांसी और जुखाम के लक्षण हो तो छाती को दिन में सिकाई करनी चाहिए। त्वचा में अगर स्किन में खुजली हो, इचनेस हो, तो कार्बोलेटेड वैसलीन जो है वो लगानी चाहिए। दूसरा रोग जो है वो हमारा है डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया रोग जो है ये बच्चों पर आक्रमण करता है। विशेषतः 2 से 3 साल के बच्चों की आयु पर यह ज़्यादा भयानक, प्राणनाशक और तीव्र संक्रामक होता है। इसका उद्भवन काल जो है वो 2 से 3 दिन का है। इसके जो लक्षण हैं वो ये हैं कि इसमें गला सूज जाता है और जो तालू है उस पर भूरी श्वेत रंग की झिल्ली पड़ जाती है और गर्दन में जो लिम्फ सेल्स होती हैं, लिम्फ ग्लैंड्स, लसिका ग्रंथियां, वो बढ़ जाती हैं। इसके जब हम उपचार की बात करते हैं तो ये हम इस रोग में निरोधक इंजेक्शन जो होता है उसको तुरंत लगाना चाहिए। साथ ही साथ रोगी को रोग के निवृत्त होने के 1 सप्ताह बाद तक भी बिस्तर पर रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे रोग अपने, छोटी माता, जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया के पॉइजन से होता है। इस रोग में शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। इसका उद्भवन काल जो है वो 10 से 12 दिन का होता है। इसमें जो दाने निकलते हैं वो फफोले जैसे हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। इसमें हल्का जर और ठंड लगती है, पीठ में दर्द होता है, जी मिचलाता है। ये सारे इनके लक्षण हैं। इसमें भी अगर हम उपचार की बात करें तो रोगी को बिस्तर पर लिटा देना चाहिए, उसे आराम करने देनी चाहिए। खुजली को कम करने के लिए हमें कैलामिन घोल का प्रयोग करना चाहिए और रोगी को खुजली करने से रोकना चाहिए। नहीं हो तो उसको खुजली को दूर करने के लिए नारियल के तेल में कपूर मिला देना चाहिए, जिससे उसकी मालिश करनी चाहिए। चौथा हमारा रोग है इन्फ्लुएंजा। ये रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में थूक या बलगम या खांसने या छींकने समय होता है। इस रोग का जो उद्भवन काल है वो 2 दिन तक रहता है। इसका लक्षण जो है वो शरीर में ज्वर, सिर में दर्द, हाथ पैर और कमर में पीड़ा, थकान और पसीना आता है। इसका जो उपचार है वो रोगी को रेस्ट करने देना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए, गले को भाप से सेकना चाहिए, हल्का और तरल भोजन देना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बड़ी माता। बड़ी माता जो है
जिसको हम कहते हैं ये भी बहुत तीव्र संक्रामक रोग है। इसका टीका लगाया जाता है। इसका उद्भवन काल जो है वो 10 से 14 दिन का होता है। इसके जो लक्षण हैं उसमें कपकपी लगती है, उल्टियां आती हैं, सिर और पीठ में दर्द होता है, मुंह पर लाली और रोग के तीसरे दिन माथे और कलाई पर लाल प्रवाहक दाने निकल आते हैं और उन दानों में लिक्विड भर जाता है और 8वें या 9वें दिन इन दानों में पस पड़ जाता है और इस समय तीव्र ज्वर की संभावना रहती है। तो इसके भी जो उपचार हैं उसमें वही है कि रोगी को बिस्तर पर विश्राम करने देना चाहिए, उसका पेट साफ रहना चाहिए, तरल एवं हल्का भोजन देना चाहिए और रोगी को अधिक पानी पीना चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, दूसरा हमारा रोग है तपेदिक, जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। ये रोग जो है ये भी बहुत तीव्र संक्रामित है। ये रोग जीवाणुओं के कारण होता है। इस रोग की खोज जो है 1822 में रॉबर्ट कोच ने की थी। इसके जो इस टीबी के जो हैं वो उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है फुफ्फुसी अर्थात पल्मोनरी टीबी और दूसरी है अफुफ्फुसी नॉन पल्मोनरी टीबी। फुफ्फुसी जो है ये रोग प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है, इसे राजयक्षमा कहते हैं। और जो नॉन पल्मोनरी है, इस रोग में लसिका ग्रंथियों का क्षय रोग, अस्थियों और अस्थि संधियों का क्षय रोग, मस्तिष्क का क्षय रोग, चर्म का क्षय रोग और नेत्रों और कानों तथा आंखों का क्षय रोग शामिल है। जिसमें इसके जो कारण होते हैं ये होते हैं आनुवांशिकता, शारीरिक निर्बलता, अशुद्ध तथा गर्म हवा में सांस लेना या अपौष्टिक भोजन करना। इसके अलावा उपचार की जब हम बात करें तपेदिक की या ट्यूबरकुलोसिस की, तो यही है कि रोगी का उपचार शुरुआत से ही करना चाहिए। उपयुक्त भोजन से रोग में सुधार किया जा सकता है। अगर उसको हम सही भोजन दें तो सुधार होगा। खुली हवा में रोगी को रखना चाहिए। विश्राम, उपयुक्त भोजन, ताजी वायु, उपयुक्त जितना भी सब कुछ है वो सब चिकित्साएं करनी चाहिए। अगला हमारा जो रोग है वो है पोलियो, जिसे हम कहते हैं पोलियोमाइटिटिस। ये रोग का संक्रमण जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी लकवा भी मार जाता है। इस रोग का संक्रमण एक प्रकार के वायरस द्वारा उत्पन्न होता है और इसका उद्भवन काल 7 से 14 दिन तक होता है, जिसमें मुख्यतः फीवर आता है, हल्का सिर में दर्द होता है, उल्टियां होती हैं, सुस्ती रहती है, गर्दन और पीठ में दर्द होता है। ये सब इसके प्रारंभिक लक्षण हैं और जैसे जैसे पीलिया रोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रभावित पेशियां जो है वो कमजोर होती जाती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रमस्तिष्क मेरु ज्वर, सेरेब्रो स्पाइनल फीवर। इसमें ये रोग जो है 5 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों को होता है। इस रोग में मस्तिष्क जो है वो ग्रस्त हो जाता है। इस रोग का उद्भवन काल जो है वो 2 से 5 दिन का होता है। इसमें भी लक्षण जो है वो सिर में दर्द, बुखार आना और सुस्ती होना, शरीर में कड़ापन होना और शरीर पर दाने भी निकल आते हैं। साथ ही साथ इसका जो उपचार है उसको हम रोगी को घर में अलग रखना चाहिए और साथ ही साथ चिकित्सक से उचित परामर्श लेना चाहिए। अगला हमारा जो रोग है वो है मलेरिया। मलेरिया रोग जो है वो मच्छरों की देन है, ये सबको पता हुआ है। ये रोग बरसात के मौसम में फैलता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। इसमें तेज बुखार आता है और जब भी मादा एनाफिलीज किसी व्यक्ति को काटेगी तो उसके रक्त में मलेरिया रोग के बैक्टीरिया को छोड़ देती है, जिससे मनुष्य के रक्त में आरबीसीज में ये वायरस जो है वो पहुंच जाता है, बैक्टीरिया, जिसकी वजह से इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती। इस रोग में कमजोरी होती है, हाथ पांव में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, बुखार आता है, चेहरा लाल हो जाता है और ज्वर की अवस्था में पूरे शरीर में दर्द होती है। उपचार की अगर हम बात करें तो घर की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। घर के आसपास पानी नहीं एकत्रित होने देना चाहिए। कीटाणुनाशक का प्रयोग करना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से हम मलेरिया से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं डेंगू की। ये रोग जो है मच्छर के ये भी काटने से होता है और ये जो मच्छर होता है इसको हम ईडीज इजिप्टाई कहते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं इसमें हल्की सर्दी और कपकपी से बुखार आता है।
हाथ, पांव, कमर और सिर में दर्द होता है। मुंह, गर्दन, छाती के आसपास दाने निकल आते हैं और दाने निकलने पर ज्वर जो है वो आ जाता है। उपचार की अगर हम बात करें तो मच्छरों से हमें बचाव करना चाहिए, समुचित उपाय करने चाहिए। रोगी जो है व्यक्ति वो खुद जो है रोगवाहक बन जाता है और रोगी को तत्काल जो है चिकित्सकीय परामर्श के लिए ले जाना चाहिए। इसके अलावा हम अगला जो रोग है वो है पीलिया या जॉइंडिस। ये रोग जो है ये भी बहुत संक्रामक है, ये हमारे लीवर को इफेक्ट करती है। ये रोग सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है। ये बीमारी रोगी के मल मूत्र द्वारा संदूषित जल या भोजन के माध्यम से फैलता है। इसके जो लक्षण हैं, इसकी शुरुआत ही फीवर से होती है। हर सिर दर्द होता है, अनकॉन्शियस आदमी महसूस करता है, जी मिचलाता है, उल्टियां होती हैं, जो यूरिन का कलर है वो पीला पड़ जाता है। तो इस तरीके से इसके लक्षण हैं। इसमें जब हम उपचार की बात करें तो पानी हम उबाल कर पिएं। रोगी जो है उसके मल मूत्र और उसकी जो उल्टी है उसको खुले में ना फेंका जाए। रोगी को अन्य व्यक्तियों से संपर्क न स्थापित करने दिया जाए। हाथ साबुन से धोकर रखने दिया जाए। रोगी को जूस दिया जाए। तो ये सारे लक्षण के साथ साथ उपचार हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आंत जर या टाइफाइड की। ये रोग जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। इसको बैसिलस टाइफस कहते हैं। इसके भी 3 रूप होते हैं टाइफाइड के, जिसे हम कहते हैं पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड बी, पैराटाइफाइड सी। इसका उद्भव काल जो है वो 12 से 15 दिन का होता है। इसके जो लक्षण हैं, ज्वर जो है वो 3 सप्ताह अर्थात 15 से 20 दिन तक ज्वर रहता है। आंत से कभी कभी ब्लीडिंग होने लगती है। रोगी कमजोर हो जाता है और जो उपचार है वो ये है कि रोगी को बिस्तर पर आराम करने देना चाहिए। फीवर अगर 103 डिग्री से अधिक हो तो सिर को ठंडे पानी की थैली से ठंडा रखना चाहिए। गर्म पानी की थैली से पेट पर सिकाई करनी चाहिए और चिकित्सक के परामर्श अनुसार रोगी को तरल भोजन एवं दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए। अगला हमारा जो रोग है वो है निमोनिया। निमोनिया की जब हम बात करते हैं इसे हम कहते हैं कोल्ड फीवर, शीत ज्वर। ये रोग जो है डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। ये रोग रोगी के व्यक्ति के बलगम और उनके द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन एवं कपड़ों द्वारा स्वस्थ मनुष्य में भी हो जाता है। इसमें जो लक्षण है वो ये है कि सीने में दर्द होता है और दर्द के पश्चात फीवर आ जाता है। कफ जो है वो जम जाता है। और जब हम उपचार की बात करते हैं तो रोगी के कपड़े और जूठे बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ उसे ठंडक से बचाना चाहिए। अगला जो हमारा रोग है वो है टिटनस। टिटनस की जब हम बात करते हैं तो ये टिटनस बाई स्किन जो है वो स्प्रेड होने वाला रोग है। शरीर की छोटी सी खरोच या घाव भी इस रोग का कारण बन सकता है। तो टिटनस का जीवाणु जो है वो घाव खरोच वाले भाग से शरीर में पहुंचकर पॉइजन उत्पन्न करता है। इसका जो बैक्टीरिया है उसे हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। ये जानवरों की आंतों और उनके मल मूत्र से जमीन में पाए जाते हैं। इसका जो लक्षण है वो रोग के जीवाणु शरीर में विष उत्पन्न करते हैं। जबड़े की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। मुंह के बाद गर्दन, कमर और पेट की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है और कभी कभी समुचित उपचार ना मिलने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। और जो इसका उपचार है वो ये है कि बचपन में ही टीका लगवा देना चाहिए। शरीर में अगर कहीं पर चोट लगी है तो उसे एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करना चाहिए। घाव वगैरह को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन के रूप में ग्लूकोज, अंडा, दूध, फल आदि देने चाहिए। उसके अलावा हम अगले रोग की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं गलसुए या कर्णफेर या मम्प्स। मम्प्स जो है वायरस से उत्पन्न होने वाला संक्रामक रोग है। इसमें 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को अधिकतर होता है। इस रोग में कान के पीछे की कर्ण पूर्व लार ग्रंथियां जो होती हैं उसमें सूजन आ जाती है और इसका उद्भवन काल 4 से 14 दिन का होता है। इसके जो लक्षण हैं वो लार ग्रंथियों में दर्द और सूजन होना, मुंह खोलने में कठिनाई होना, साथ ही साथ गले में कड़ापन होना। और अगर हम उपचार की बात करें तो उपचार में रोगी को बोलते समय मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम करने देना चाहिए। गले और कानों की रक्षा के लिए मफलर बांधना चाहिए और रोगी को गर्म जल से कुल्ला करनी चाहिए। इसके अलावा अगला रोग है हमारा रेबीज।
ये वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित। इसके रोगी के थूक में विषाणु रहते हैं। ऐसा रोगग्रस्त कुत्ता यदि पागल दिखाई पड़ता है और किसी मनुष्य को काट लेता है तो घाव से होकर कुत्ते के थूक में उपस्थित विषाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रोगग्रस्त जंतु अथवा मनुष्य गंभीर रूप से संक्रमित हो जाता है और रेबीज के विषाणु का प्रभाव रोगी के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इससे रोगग्रस्त मनुष्य के गले में भयंकर दर्द होता है, कुछ भी निगलने की क्षमता नहीं रहती है, रोगी पानी से भी डरने लगता है। पागल कुत्ते के काटने का प्रभाव जो है वो 15 दिन तक रहता है और इतने समय में रोग के लक्षण जो है वो प्रदर्शित होने लगते हैं और अगर रोगग्रस्त होने पर कुत्ता जो है वो अधिकतर 15 दिन के अंदर मर भी जाता है। तो पागल कुत्ते के काटने के उपचार हेतु कुत्ते को द्वारा काटे गए स्थान या घाव को लाल दवा से धोना चाहिए। घाव में पोटेशियम परमैंगनेट या का चूर्ण या लाल मिर्च भर सकते हैं और कुत्ते काटने के इंजेक्शन भी अवश्य लगवाने चाहिए। इसके बाद लास्ट हमारा जो रोग है वो है ब्रेन फीवर, मस्तिष्क बुखार। ये भी बहुत ही भयानक रोग है। इस रोग में जीवाणु मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। इस रोग के जीवाणु वायु द्वारा नाक के रास्ते से अंदर जाकर मस्तिष्क और सुषुम्ना को ढकने वाली झिल्ली में सूजन उत्पन्न कर देते हैं। इस रोग में रोगी का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके जो लक्षण हैं वो ये हैं कि तेज बुखार और सरदर्द और उल्टी होने लगती है, गर्दन अकड़ने लगती है और जो उपाय हैं वो ये हैं कि खुली हवा का सेवन करें, अधिक काम और थकान से बचना चाहिए और सोने के कमरे में बहुत ज़्यादा संख्या में आपके साथ लोग ना हों। तो ये कई सारे रोग हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। इन सभी के लिए अगर हम सही समय पर उपयुक्त टीकाकरण अभियान के सदस्य बने और उसके अंतर्गत अपने जितने भी इस तरीके के प्रारंभ से लेकर जन्म से जितने भी टीके हैं अगर उन सभी को हम वैक्सीनेशन करवाएं तो जाहिर सी बात है इन सभी रोगों से हमें छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि टीकाकरण द्वारा ही मानव शरीर को रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हमारी प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक बढ़ाया जाता है। बढ़ाने के लिए ही हम इसको अपने जन्म से पूर्व ही अर्थात हमारे माता के द्वारा ही टीकाकरण करवाना प्रारंभ कर दिया जाता है जन्म से पूर्व ही, और जिसके कारण हमें खसरा, गलसुआ, काली खांसी, निमोनिया, टिटनेस, पोलियो, डिप्थीरिया, हैजा, स्मॉल पॉक्स, इन जितने भी इस तरीके के संक्रामक रोग हैं इन सभी से हमें प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का अवसर दिया जाता है, ताकि हमें ये जितने भी रोगों पर हमने चर्चा की, चाहे वो क्वासरकोर है, चाहे मेरेस्मस है, इन सभी को भी हम कहीं ना कहीं संक्रामक रोगों को हम रोक सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही कष्टकारी हैं। जितने भी रोगों के लक्षणों पर हमने चर्चा की वो सभी जो हैं कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा हमको इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को परेशानी होती है। तो इन सब के लिए सर्वप्रथम अगर हम बच्चे के टीकाकरण, चाहे वो माँ हो चाहे वो बच्चा हो, दोनों के टीकाकरण पर अगर हम विशेष ध्यान दें तो जाहिर सी बात है कि ये जितने भी संक्रामक रोग हैं इन पर हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं इनको रोकते हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चे या मनुष्य को स्वस्थ बनाना है।